हेलो स्टूडेंट, मैं राशि जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे जिसमें हमने एनालिटिक फंक्शन को पूरा डिस्कस किया। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होते हैं, कौन से फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं, सीआर इक्वेशन क्या है, लाप्लास इक्वेशन क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। अब लिमिट किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे तो प्लीज़ बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं कि लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है। तो लिमिट को हम किस किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। आप लिमिट को ऐसे भी बोलते हैं लिमिट, या आप शॉर्ट में लिमिट बोल सकते हैं, या एलटी भी हम बोलते हैं लिमिट के लिए। लिमिट के नीचे जब हम ऐसे लिखते हैं टेंडिंग टू जेड नॉट या एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, हम कुछ भी बोल सकते हैं, या अप्रोच टू ये भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि अभी हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पढ़ रहे तो मैं सिर्फ अभी जेड नॉट की बात करूंगी। तो यहाँ पे कोई भी लिमिट हम जो बोलते हैं टेंस टू या अप्रोच टू जेड नॉट, तो इसका मतलब होता है कि वो हमारे वो जो पॉइंट है जेड जीरो जेड के नेबरहुड में कहीं पे है, मतलब उसके बहुत पास में है। यदि हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हम मूवी देखने गए, और आजकल तो मॉल में लोग मूवी देखने जाते हैं तो अलग अलग स्क्रीन होते हैं, तो अलग अलग स्क्रीन को हमको उसके हिसाब से हमको टिकट मिल जाती है। सपोज हम हॉल के अंदर जाके अपनी सीट पे बैठ गए, हमको स्क्रीन नंबर 1 मिली। अब हमारा कोई फ्रेंड आने वाला है जो नंबर 1 की स्क्रीन पे वो भी आने वाला है। तो यदि हमने उसको, वो अभी तक नहीं आया और हमने उसको कॉल करके पूछा कि तुम कहाँ पे हो, तो वो बोला मैं पहुंच ही गया हूँ। इसका मतलब वो स्क्रीन 1 के गेट पे है या स्टेयर्स को वो चढ़ रहा है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो जो बैठ गया है और ये जो फ्रेंड है दोनों एक दूसरे के नेबरहुड में, मतलब वो एकदम पास में है, उसको अप्रोच कर सकता है अपने फ्रेंड के पास पहुंचने तक। तो इतने डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि वो ये पॉइंट इस जेड के नेबरहुड में ही है। ये नहीं कि वो अभी अपने घर से चलना स्टार्ट किया तो हम उसको नहीं बोल सकते कि वो जो बैठा हुआ फ्रेंड है और वो जो आने वाला फ्रेंड है वो एक दूसरे के अप्रोच कर रहे हैं, नहीं। तो उस स्क्रीन 1 के स्टेयर्स पे हो या उस गेट पे हो तब हम बोल सकते हैं कि वो उसके नेबरहुड में या उसको अप्रोच कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट बात। तो इस तरह हम अप्रोच को समझ सकते हैं कि ये अप्रोच या टेंस टू का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट उसके नेबरहुड में ही कोई एक पॉइंट है। क्लियर। अब हम रियल वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम लिमिट क्या लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, और यहाँ हम लेते हैं लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट। क्लियर है। तो यदि हम ये फर्स्ट माने, ये फर्स्ट है, और सेकंड हम ले लें कि ये हमारा क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है, और ये हमारा 2 डायमेंशनल होता है। ये हमारा होता है 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल क्यों, क्योंकि खाली ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये पॉइंट चल रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा जेड हम क्या लेते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटा वाई। हमारे पास यहाँ 2 एक्सिस बन रही है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, मतलब ये 2 डायमेंशनल हो गया। और यहाँ पे सिर्फ एक एक्स की ओर ही अप्रोच कर रहा है, मतलब एक लंबा नंबर लाइन पे जा रहा है। क्लियर। तो ये 1 डायमेंशनल होता है और ये 2 डायमेंशनल होता है। थर्ड इज अलोंग एनी नंबर लाइन। ये क्या होता है, अलोंग तो ये जो हमारा रियल वेरिएबल में जो हमारी लिमिट होती है वो अलोंग एनी नंबर लाइन होती है, और यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अलोंग एनी पाथ, स्ट्रेट और कर्व, किसी भी फॉर्म में वो उस पॉइंट तक वो अप्रोच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इसको अप्रोच करने के लिए सिर्फ लंबा लाइन की, जैसे आप सपोज यहाँ पे
एक नंबर लाइन है और यहाँ पे हम लिख लिए ये आपका है x और यहाँ पे है x0। तो x0 तक इस x को पहुंचने के लिए वो राइट से आ सकता है या लेफ्ट से आ सकता है, बस इसी तरह ये x0 तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पे पहुंचने के लिए देखिए कॉम्प्लेक्स में ये आपकी x एक्सिस होती है और ये आपकी y एक्सिस होती है। तो यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है z और यहाँ पे कोई पॉइंट है z0। अब z0 का मतलब क्या होता है, z0 इज इक्वल टू ये बन जाएगा x0 प्लस आयोटा y0, यही बनेगा। z0 मतलब आपको यदि हम z0 इज इक्वल टू मैं 0 0 कंसीडर करूं तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस आयोटा 0, मीन्स आपका x0 भी 0 है और y0 भी आपका क्या है 0। ये हमारा z0 का मतलब ओरिजिन पे है हमारा 0 0 पे, ठीक है। तो वो z को इस z0 तक पहुंचने के लिए कैसे आ सकता है, z0 तक आने के लिए ये z पॉइंट को वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी आ सकता है या फिर जो मैंने बोला कर्व से भी आ सकता है। तो अच्छा, स्ट्रेट लाइन में वो और कैसे आ सकता है, पहले इस पॉइंट से वो आपका y तक आया, फिर y के बाद इस वाले पे चल के यहाँ पे आ गया z0 पे। तो पहले उसने इस डायरेक्शन में चला, फिर वो इस डायरेक्शन में चला, ऐसे भी पहुंच सकता है या वो ऐसे चल सकता है, यहाँ तक पहले आए फिर वो इधर चले, तब भी वो आपका z0 तक ही पहुंचेगा, या वो इस तरह पहुंचे z0 तक या ऐसे पहुंचे या जिगजैग शेप में भी पहुंच सकते हैं। कर्व आपके बहुत तरीके के हो सकते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, और या फिर वो जिगजैग शेप में भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो आपको z से z0 तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो फर्स्ट यदि हम लेंगे अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस पहुंच रहा है, इसका मतलब है लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू z0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब मैंने बोला अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस देखिए वहां के अकॉर्डिंग हमारा x0 भी 0 y0 भी 0 है, z0 हमारा ओरिजिन पे है, मतलब यहाँ पे ओरिजिन की यदि हम बात करें कि z हमारा ओरिजिन की ओर अप्रोच कर रहा है, तब यहाँ पे यदि अलोंग x एक्सिस जा रहा है, अलोंग x एक्सिस मतलब यहाँ से जा रहा है, तो पहले वो कहाँ चला y 0 हुआ, उसके बाद आपका x 0 हुआ, क्लियर है। दूसरा यदि आपका लिंक के अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस चला लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू z0 0 0 ओरिजिन पे, तब आपका क्या बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 देन y टेंडिंग टू 0, क्लियर है। अलोंग y एक्सिस जा रहा है तो पहले वो x आपका x पूरा 0 हुआ, उसके बाद y 0 की ओर अप्रोच किया, ऐसे बनेगा। अब ये लेते हैं अलोंग एनी पाथ, वो किसी भी पाथ से जा सकता है, या तो स्ट्रेट जा सकता है या कर्व के रूप में जा सकता है। अलोंग एनी पाथ की यदि हम बात करते हैं तो वो y इक्वल टू mx भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब या कुछ भी हो सकता है। तब यहाँ पे हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू z0 मीन्स ओरिजिन की ओर जा रहा है, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ y अप्रोचेज mx x टेंडिंग टू 0, या लिख सकते हैं लिमिट ऑफ y अप्रोचेज एक्स स्क्वायर एक्स, और लिमिट ऑफ y एक्स क्यूब एक्स टेंडिंग टू 0 एटसेट्रा, ठीक है। तो आपको इस तरह जब अलोंग एनी पाथ, तो इस तरह जो z है उसको z0 तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वो किसी भी पाथ से या किसी भी रास्ते से वो z0 तक पहुंच सकता है, स्ट्रेट या कर्व्ड शेप फॉर्म में या जिगजैग फॉर्म में भी वो z0 तक पहुंच सकता है। लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, इफ अ फंक्शन f(z) इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन देन लिमिट L of f(z) एट पॉइंट z0 एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, यदि हमारा जो फंक्शन f(z) है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, तब वो f(z) की लिमिट L किसी पॉइंट z0 पे तब एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू z0 f(z) इज इक्वल टू L,
मीन ये जो लिमिट आती है वो ऑलवेज फाइनाइट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। सिंगल वैल्यूड मीन्स यदि आप जेड की एक वैल्यू पुट करते हो तो आपका फंक्शन की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, तो वो कहलाता है सिंगल वैल्यूड। तो हमारी जो लिमिट मिलती है वो हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। क्लियर है? अब लिमिट एल, ये नोट है हमेशा याद रखिएगा, लिमिट एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये जो हमारा लिमिट निकलेगा, मतलब जो हमारी ये यूनिक वैल्यू जो मिलेगी इस फंक्शन में, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा, वो जो फाइनाइट और यूनिक रिजल्ट मिलेगा, वो वो जो पाथ होता है, जिस पाथ से वो यहाँ तक पहुंचा जेड नॉट तक, उससे वो इंडिपेंडेंट होता है। तो लिमिट एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अलोंग विच जेड टेंडिंग टू जेड नॉट। ठीक है, अब इस पे एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रूव दैट लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू 0 जेड अपॉन जेड बार एग्जिस्ट और नॉट। जेड आपका क्या होता है? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड आपका जेड बार होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। अब आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ जेड आपका 0 की ओर, ओरिजिन की ओर अप्रोच कर रहा है, तो जेड अपॉन जेड बार, इसको आपकी वैल्यू निकालनी है। तो लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई। अब हमको इसको देखना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट आप निकालिए अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के यदि आप अलोंग इसको लिमिट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू 0 जेड अपॉन जेड बार इज इक्वल टू लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0 करेंगे, फिर x टेंड्स टू 0, तो x प्लस आयोटा y अपॉन x माइनस आयोटा y। तो जब आप यहाँ पे y की लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास सिर्फ x की लिमिट बच जाएगी, और y की लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x अपॉन x। मीन्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ की लिमिट बनी 1। सेकेंड आप निकालिए अलोंग y एक्सिस। यदि इस एक्सिस के अलोंग निकालते हैं तो लिमिट ऑफ जेड approaches to 0 z upon z bar is equal to limit of, यहाँ क्या करेंगे? along y axis है तो पहले x tends to 0 होगा, then y tends to 0, x plus iota y upon x minus iota y। अब यहाँ पे x को पहले 0 रख दीजिए, तो क्या बच जाएगा आपके पास? लिमिट ऑफ आपके पास बचेगा y tends to 0। यहाँ पे x को 0 किए तो बना iota y upon माइनस iota y। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा -1। तो देखिए यही ये दो ही पॉइंट हमको दूसरा पाथ पे चेक करने की, कर्व या स्ट्रेट लाइन पे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहीं पे अलोंग एक्स एक्सिस आया 1 और अलोंग वाई एक्सिस आ गया -1। मतलब हमारे पास यूनिक लिमिट ही नहीं मिली, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी। क्लियर है? तो इस तरह आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यदि ये भी 1 आ जाता, सपोज ये भी 1 आ जाता, तो आप कहाँ जाते? किसी पाथ पे रख कर चेक करते, या तो y इक्वल टू mx पे चेक करते, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे चेक करते, और यदि तीनों ही इक्वल आ जाती तो आप बोलते आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है? तो ये था पहला प्रॉब्लम। तो यहीं पे हम दूसरा प्रॉब्लम देख लें। दूसरा प्रॉब्लम में यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, तब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखिए ये तो ऐसे ही होता है, यहाँ लिमिट ये करेंगे, यहाँ इसका क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अलोंग एक्स एक्सिस जब आप चलेंगे तो इसका आपका होल स्क्वायर है, या आपने इसका एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया और इसका होल स्क्वायर किया। अब जब आपने y को 0 कर दिया तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही बना। तो आपका क्या बन जाएगा? दोनों कैंसिल आउट होकर के बना 1। अलोंग y के एक्सिस जाएंगे तो ये इसका होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बना। जब आपने x की लिमिट पुट करी तो आपके पास ये बचा, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर करते ही जैसे ये दोनों का स्क्वायर हुआ, ये पॉजिटिव वन आ गया आपके पास। मतलब ये दोनों तो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों की लिमिट सेम आ गई। अब हमको इसके आगे जाना है। अब थर्ड पॉइंट हम चेक करेंगे अलोंग एनी पाथ अलोंग y इज इक्वल टू mx। सपोज हम इस पे चेक कर रहे हैं, तो ये आ गया लिमिट z टेंडिंग टू 0 z अपॉन z बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट ऑफ y अप्रोचेज mx, x अप्रोच 0, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे y इक्वल टू mx रख दीजिए, तो क्या बच जाएगा? ये
लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ पे y इज इक्वल टू mx रखना है तो यही बनेगा। अब यहाँ से आप देखिए लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 0, ये क्या बन जाएगा, दोनों में से एक्स स्क्वायर करके हम बाहर ले लें, हमारे को यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको ये रिजल्ट मिला। तो यहाँ से आपको वहाँ पे दोनों अलोंग एक्स और अलोंग वाई एक्सिस आपको 1 1 रिजल्ट आ गया था, दोनों सेम आ गया था और फाइनाइट भी था और यूनिक भी था। लेकिन यहाँ पे जब आपने अलोंग पाथ आपने किया y इक्वल टू एम एक्स, तब आपने देखा कि ये जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है m पे, क्योंकि m की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमको अलग अलग वैल्यू आएगा। लिमिट डिपेंड on m, so the limit is not unique, therefore limit does not exist। क्लियर हुआ ये वाला प्रॉब्लम कि जब हमने अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस मिला तो हमको सेम रिजल्ट मिला, यूनिक भी था और फाइनाइट भी था। लेकिन बाद के अलोंग जब हमने चेक किया तो वो डिपेंड कर दिया m पे, m के यदि अलग अलग वैल्यू पे हमको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, इसलिए लिमिट डिपेंड ऑन m, सो द लिमिट इज नॉट यूनिक, therefore limit does not exist। इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का हम लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक बाय।